नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा हिंदी दिवस है तो उसकी सबको शुभकामनाएं। यहीं से हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। ये हम करंट का प्रश्न तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि हिंदी को संविधान के अंदर कब जोड़ा गया था। जो आज हम हिंदी दिवस मनाने लग रहे हैं, उस दिन के पश्चात हम प्रति वर्ष हिंदी को राम राम हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम संविधान के अंदर कब जोड़ा गया था और कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन किया गया था, ठीक है ना, और इसे राजभाषा के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया था। तो याद रहे, हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान में जोड़ा गया था और अनुच्छेद 343 के अंदर इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसके लिए आज हम गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जिसको लेकर के हम हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। अब अपने जो प्रश्न हैं उनको हम आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो फर्स्ट प्रश्न बनता है, देखिए काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए क्या कहता है, डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100%, डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना बनाई है। और यहां पर 2-3 साथियों ने आंसर भी दे दिए हैं कि सर 5 स्टार गांव परियोजना आरंभ की। कौन सी 5 स्टार? यहीं से हमारे प्रश्नों की श्रृंखला है, उसको आरंभ करते हैं हम। 5 स्टार ग्राम योजना, गांव करना, ग्राम मत करना, गांव योजना, ठीक है ना। अब हम डाक विभाग को लेकर के, ठीक, एनवीएस बिल्कुल राइट है। अब देखिए यहीं से प्रश्न हमारे कितने क्रिएट होते हैं और अब पता लगेगा कि हम कितने सीरियस होते हैं जीएस को लेकर के। फर्स्ट पॉइंट हम यहां पर कहते हैं कि भारत के अंदर जो डाक व्यवस्था है, क्या है? डाक व्यवस्था है। सबसे पहले डाक व्यवस्था को लेकर के काम करने वाला भारतीय शासक कौन था? डाक व्यवस्था को लेकर के काम करने वाला भारतीय शासक है। आप ये बता सकते हैं कि कौन से वंश के अंदर आया था। अब देखिए यहां से कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने आएंगे सामने। तो आपने दिल्ली सल्तनत सुना होगा, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर एक शासक हुआ, ठीक है ना, और दिल्ली सल्तनत का समय क्या था? 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी, ठीक है ना। और एक शासक हुआ जिसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? गियासुद्दीन। इसने डाक व्यवस्था को लेकर के पहली बार काम करना आरंभ किया था। लेकिन यह आ जाए कि फिर क्रांतिक परिवर्तन किसने किए थे डाक व्यवस्था में? डाक व्यवस्था में बड़े परिवर्तन, यानी कि अगर ये कहा जाए कि उसने अत्यधिक परिवर्तन एक साथ किए थे। कौन सी व्यवस्था के अंदर? डाक व्यवस्था के अंदर। अभी भी आंसर देते रहिए, मैं आपके आंसरों का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है ना। कि जैसे आपने फर्स्ट प्रश्न का आंसर दिया था इसके अंदर और आपने मेरे दिमाग की तरंगों को खोल दिया कि बच्चे इतने रेडी बैठे, इतने तैयार बैठे हैं, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया। डाक व्यवस्था में बड़े परिवर्तन करने वाला शासक कौन सा था? आपने नाम सुना होगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, यानी कि सूरी वंश का शासक था जिसका नाम था शेरशाह सूरी।
ठीक है, इसे अकबर का अग्रणी शासक भी कहा जाता है। अब ये तो थे हमारे भारतीय शासक। फिर अंग्रेजों के आने के पश्चात क्या व्यवस्था देखने को मिलती है वो देखिए, कहता है भारतीय डाक विकास, भारतीय डाक केंद्र डाक विकास किसने स्थापित की थी? किसने स्थापित? पहला डाकघर भी उसी ने स्थापित किया था भारत में। अगर आपके माइंड में आ जाए कि भारत में पहला डाकघर कब और कहां स्थापित किया गया था, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डाक विकास किसने स्थापित किया था? तो भारत में पहला डाकघर कब स्थापित किया गया था और कहां पर स्थापित किया गया था, अगर आपको वो भी पता है तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो चलो मैं बता देता हूं, 1774 में स्थापित किया गया था। आप बता दीजिए भारत में कहां पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया था, कलकत्ता में। और 1774 ईस्वी में गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका होगा सर वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इसने पहला स्थापित किया था। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। वेरी गुड हरीश जांगड़ा, अब सही है। वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। अभी ये व्यवस्था कंप्लीट नहीं हुई है, इसको आगे फिर ध्यान से देखना थोड़ा। हाँ, ऊपर लिखता हूं मैं। अगला पॉइंट कहता है भारतीय डाकघर अधिनियम कब आया था? भारतीय डाकघर अधिनियम, लेव जी साथी बताइयो, भारतीय डाकघर अधिनियम कब आया था? तो आपके आंसरों का इंतजार निरंतर चल रहा है, ये बात आपने मायने में रखनी है। तो भारतीय डाकघर अधिनियम कब आया था? 1837 ईस्वी में आया था। भारतीय डाकघर अधिनियम कब आया था? 1837 ईस्वी में आया था। 1898 में नहीं, 1837 ईस्वी में आया था हरीश, ठीक है। अगला पॉइंट यहीं पर देखिए, एकीकृत डाक व्यवस्था, एकीकृत डाक व्यवस्था कब आरंभ की गई? कब आरंभ? यानी कि संपूर्ण देश में एक जैसी डाक व्यवस्था, चाहे उसके अंदर खास व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, राजा हो, रैंक हो, कोई भी हो, वो व्यवस्था भारत में कब आरंभ की गई थी? तो वो आएगी हमारी 1854 ईस्वी में। कब आरंभ की गई थी एकीकृत डाक व्यवस्था? 1854। बिल्कुल आपकी बात हरीश जांगड़ा राइट आंसर आया है। कब आरंभ की गई थी? 1854 ईस्वी में आरंभ की गई थी। कर दी। अब ये पूछ ले आपसे, भारत में प्रथम डाक कहां से कहां पर भेजी गई थी? जो 1854 में भेजी गई थी ना एकीकृत, जो आज भी एकीकृत डाक व्यवस्था ही भारत में चलने लग रही है, ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है ना। तो ये कहता है न्यू दिल्ली। नो, तो पहली एकीकृत डाक जो भेजी गई थी ना, वो आपकी कलकत्ता से मद्रास भेजी गई थी। कलकत्ता से, कलकत्ता से मद्रास, ठीक है। पहली एकीकृत डाक जो भेजी गई थी वो कलकत्ता से कहां पर भेजी गई थी? मद्रास में भेजी गई थी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर आता है, आजकल आप देखते होंगे कि प्रत्येक डाक होती है वो पिन कोड के अंदर बंधी हुई है। किसमें बंधी हुई है? पिन कोड व्यवस्था के अंदर बंधी हुई है, ठीक है। तो अगला प्रश्न भी मैं यहीं से बनाता हूं, पिन कोड व्यवस्था, पिन कोड कब आरंभ किया गया? पिन कोड कब आरंभ किया गया? तो अभी तक किसी साथी का आंसर नहीं आया है। तो पिन कोड है वो कब आरंभ किया गया था? लाइक दैट 1972 ईस्वी में। पिन कोड कब आरंभ किया गया था? 15 अगस्त 1972। अब की बार बिल्कुल मोहित राठी भी और आपका जांगड़ा भी, दोनों का राइट आंसर आया है 1972 ईस्वी में। चलो, अभी आपको इतना पता है कि पिन कोड 1972 में, 15 अगस्त 1972 में आरंभ किया गया था। तो ये बताइए पिन कोड के अंदर कुल कितने अंक हैं? कुल अंक,
यानी कि पिन कोड के अंदर कुल कितने अंक हैं। तो एक ने कहा सर जी 6 अंक हैं, मदन लाल ने कहा, हरी जांगड़ा ने कहा 6 अंक है, मोहित ने कहा 6 अंक हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिन कोड के अंदर कितने अंक है, 6 अंक हैं। और ये प्रश्न पहले आपका एग्जाम में पुट किया गया है, पिन कोड के अंदर कुल कितने अंक हैं, 6 अंक हैं, यानी कि 6 अंकों के माध्यम से पूरे देश का विभाजन किया गया है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, 6 अंकों के माध्यम से पूरे देश का विभाजन किया गया है। जैसे आप देखते हो ना कि अपना जो पिन कोड है वो कहां से स्टार्ट होता है, 127, ठीक है ना, यानी कि 1 और 2 स्टार्टिंग में क्या आता है, 1 आता है, स्टार्टिंग में क्या आता है, 1 आता है। इसी प्रकार से किसी में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। यहां से पिन कोड आरंभ होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 से। अब जैसे 1 ना, 1, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये 124 411, ठीक है। तो ये तो अलग अलग क्षेत्र के जो हैं उनके पिन कोड अलग अलग। आपने मायने में रखना है यहाँ पर फर्स्ट वाले अक्षर, फर्स्ट वाले अक्षर क्या बताएंगे आपको, ये फर्स्ट वाले अक्षर आपको बताएंगे मोस्टली कि आप किस राज्य से रहने वाले हैं। पिन कोड के अंदर पहला जो अक्षर होगा ना वो ये बताएगा, जैसे 1 ना तो ये बता देगा दिल्ली के आसपास का है। अब दिल्ली के आसपास का जैसे हरियाणा हो सकता है, आपका पंजाब हो सकता है, आपका उत्तराखंड हो सकता है, आपका उत्तर प्रदेश हो सकता है, ये जो है 1 के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से पिन कोड व्यवस्था को आरंभ किया गया था। उसके बाद जो अगला आएगा ना वो आपको बताएगा कि आप किस राज्य के नहीं किस जिले से हैं, फिर उस राज्य के अंदर, ठीक है ना। फिर आगे बताएगा आप किस तहसील के अंदर जाने लग रहे हैं, फिर आप बताएगा एक एक लोकेशन तक लेकर जाएगा, आपके गांव तक लेकर के जाएगा, समझ में ना। और जब आप अपने लोकेशन पे पहुंच जाओगे तो उसके बाद एड्रेस देखा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका पिता का नाम क्या है, समझ में है ना कि किस प्रकार डाक को भेजा जाता है। ऐसे ही नहीं भेजा जाता डाक को उठा करके डायरेक्ट। अगला प्रश्न आता है, अच्छा स्पीड पोस्ट कब आरंभ की गई थी, स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ये बताइए कि भारत के अंदर स्पीड पोस्ट को कब आरंभ किया गया था। तो आंसर आएगा 1986 ईस्वी में भारत में स्पीड पोस्ट को, बिल्कुल सीमा राइट आंसर है और मोहित राठी का भी राइट आंसर है, ठीक है, और प्रेम कुमारी का भी राइट आंसर है कि 1986 में स्पीड पोस्ट को आरंभ किया गया था। तो ये देखिए इतने सारे प्रश्न हमारे एक साथ हमने डाक विभाग से निकाल लिए हैं। प्रश्न उन्होंने एक बनाया गया था कि गांव के अंदर 100% डाक सुविधाएं देने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई है। तो आपने कहा सर 5 स्टार जो विलेज योजना है उसको आरंभ किया गया है। इतने सारे प्रश्न वहां से निकल करके आए और ऐसे जो जीके को करके चलेगा वो कंपटीशन के अंदर कभी भी माते नहीं खाएगा। चलो अगला आता है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वादी वेल, वादी वेल बालाजी का निधन हो गया, इनका संबंध बताना है हमें कि कौन से अक्षेत्र से था, इनका क्या बताना है। तो यहां पर आंसर दे दिया बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। सबसे पहले आशा ने दिया है कि वो कॉमेडियन थे, क्या थे जी, कॉमेडियन थे, और राइट आंसर आया एकदम कि वो क्या थे, कॉमेडियन थे। कौन सी भाषा के कॉमेडियन थे, अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा, तमिल भाषा के, तमिल भाषा के कॉमेडियन थे, ठीक है, जिनका क्या हो गया है, देहांत हो गया है। बिल्कुल सही है। और ये राज्य जो इनका था वो भी तमिलनाडु ही था, वो आपसे तमिल से ही पता लगता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना का संबंध किस से है। गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना का संबंध किससे है, योजना का नाम है आपका गरिमा, ठीक है। तो हमने ये बताना है, तो आंसर इसका जो रहेगा वो आपका रहेगा स्वच्छता, क्या रहेगा,
स्वच्छता कार्यकर्ताओं से है। किससे है? कार्यकर्ताओं से। है किससे दोस्तों? स्वच्छता कार्यकर्ताओं से है। अब स्वच्छता कार्यकर्ता कहने का तात्पर्य क्या है? हाँ, एक प्रेम कुमारी ने कहा सर ये उड़ीसा ने आरंभ की है। ये पॉइंट आपका सही है, बिल्कुल राइट आंसर भैया जी। स्वच्छता कार्यकर्ता, स्वच्छता कार्यकर्ता कौन होते हैं ये आपने माइंड में रखना है। जैसे कि मेला ढोने वाले हैं, आपका गटर साफ करने वाले हैं, समझ में आ गया ना, स्वच्छता कार्यकर्ता होते हैं। और इस प्रकार की योजना आरंभ करने वाला अगर कोई पहला राज्य बना है कि उनकी सुध लेने वाला पहला अगर कोई राज्य बना है तो प्रेम कुमारी ने आंसर दिया है, उस राज्य का नाम है आपका उड़ीसा। क्या नाम उस राज्य का नाम? उस राज्य का नाम उड़ीसा है। फिर यहां पर हम देखते हैं कि उड़ीसा के राज्यपाल का क्या नाम है। ये तो सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, राज्यपाल का नाम। ये आंसर तो सभी साथियों का आ जाना चाहिए था अब तक। क्यों आ जाना चाहिए था? क्योंकि जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं उस व्यक्ति का संबंध हरियाणा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हरीश जांगड़ा और मोहित राठी, भावना मोहित, ठीक है ना। सभी साथियों का एकदम राइट आंसर आया है कि सर गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल, है ना। ये आपके हरियाणा के सिरसा से हैं। कहां से हैं? सिरसा से। ठीक है कि ये व्यक्ति हरियाणा का है तो ये तो हमारे दिमाग में वैसे ही घूमता रहना चाहिए था। और मुख्यमंत्री कौन है? कहां का मुख्यमंत्री? आपका उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। क्लियर पॉइंट? हाँ बिल्कुल, हरीश जांगड़ा, नवीन पटनायक यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। भावना आपका भी सही है, ठीक है। सभी साथियों का ये आंसर आपका बिल्कुल एकदम राइट है। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है क्योंकि स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए जो गरिमा योजना है, अब तक किसी भी राज्य ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए कोई सुध नहीं ली थी। और पहली बार अगर सुध लेने वाला कोई राज्य बना है तो उसका नाम क्या है? उड़ीसा है। आगे समझ में? बिल्कुल सही आपका पॉइंट। चलो आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बनता है। ये कहता है यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ लिख दिया। यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी घोषित किया है। तो यहाँ पर आंसर भी आ गए हैं बहुत सारे साथियों के, हरीश जांगड़ा का, आशा का और अंशु का। आयुष्मान खुराना को, किसको? आयुष्मान खुराना को। ये पॉइंट तो सही है आपका, आयुष्मान खुराना। अब आगे आपने माइंड में रखना है कि आयुष्मान खुराना तो सही है, यूनिसेफ का अर्थ क्या होता है? आपके एग्जाम में पूछ ले कि यूनिसेफ का तात्पर्य क्या है, तब आप क्या कहोगे? आप कहोगे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये क्या करता है? आप कहोगे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड क्या जारी करता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है ना, वो जारी करता है। कौन जारी करता है? हाँ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, बिल्कुल सही है। कौन जारी करता है? यूनिसेफ जारी करता है। अब पॉइंट उठता है ये कि यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल सीमा राइट आंसर आया भैया जी आपका। और यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 1946 ईस्वी में। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? अगर आपसे पूछ लें यूनिसेफ का
हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, तब क्या कहोगे, तो न्यूयॉर्क का ऊपर आंसर दे दिया सीमा ने सबसे पहले। अरे मोहित, दिल्ली में कैसे आएगा यूनिसेफ का, न्यूयॉर्क आएगा दोस्त, न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क में है, कहां पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, हाँ ठीक है, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, किसके, आपके यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है, तो हेनरिटा फोरे, हेनरिटा फोरे वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष हैं, न्यूयॉर्क, हाँ वो सही था, और अध्यक्ष भी है ना, आपने माइंड में रख लेना है, हेनरिटा फोरे हैं। क्लियर पॉइंट, हाँ हेनरिटा फोरे बिल्कुल सही है, फोर नहीं फोरे, फोर तो अलग हो गया ना, ई और लगा दे उसके आगे, फिर बनेगा फोरे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में यूएस ओपन में वोमेन करना सिंगल का खिताब किसने जीता, सिंगल्स का खिताब, ये प्रश्न काफी बार आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, क्यों खिताब किसने जीता है, नामोनी ओसाका, बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने मोहित राठी, ठीक है ना, नाओमी ओसाका, अच्छा फाइनल इसका जो था ना वो किसके विरुद्ध हुआ था, ये भी माइंड में रखिए, तो फाइनल हुआ था इसका विक्टोरिया के खिलाफ, विक्टोरिया ही माइंड में रख लेना, ये बेलारूस की खिलाड़ी है विक्टोरिया, ठीक है ना, इसके खिलाफ हुआ था इसका नाओमी ओसाका का जो फाइनल मुकाबला था, और उसमें विजयी कौन रही है, नाओमी ओसाका, और पराजित कौन रही है, ये बेलारूस वाली, ये कहाँ की थी, बेलारूस की थी, बेलारूस, क्लियर। और नाओमी ओसाका किस देश की हैं, ये आपकी जापान की, कौन से देश की हैं, जापान की हैं, समझ में आ गया ना। जापान की राजधानी पिछली क्लास में जो शनिवार को मैंने ली थी उसमें डिटेल से बताई थी, टोक्यो, और जापान की मुद्रा क्या थी, येन, और ये बात आपने माइंड में रखनी है, ये नाओमी ओसाका है, ये थर्ड टाइम, कौन से टाइम, थर्ड टाइम ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीतने वाली बनी है, इससे पहले 2 बार पहले जीत चुकी थी, हाँ ये राजधानी और आपकी मुद्रा अमित मोहित सही है, थर्ड टाइम इसने क्या जीता है, ग्रैंड स्लैम अवार्ड को जीता है, ठीक है। और अब तो मैं आपको बता दूं मेन का भी रिजल्ट आ चुका है, मेन का भी रिजल्ट आ चुका है, हो चुका है फाइनल। चलो मेन की ओर कर लेते हैं, इसके साथ साथ ही वो मेन तो हमने कर लिया है, डालिए यूएस ओपन, ठीक है ना, पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता, ये बताना जी, पुरुष से सिंगल्स का खिताब, इसका भी रिजल्ट है वो आ चुका है, फाइनल हो चुका मुकाबला, ठीक है ना। तो ये जीतने वाला है डोमिनिक थीम, कौन है, डोमिनिक थीम, इसने फर्स्ट टाइम ग्रैंड स्लैम अवार्ड को जीता, ये बात आपने माइंड में रखना है, किसने, डोमिनिक थीम ने फर्स्ट टाइम। और ये डोमिनिक थीम है ना किस देश से है, हाँ बिल्कुल थीम ये ऑस्ट्रेलिया से है, बिल्कुल राइट है हरीश साहब का, ऑस्ट्रेलिया से है, इसने फर्स्ट टाइम जीता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है, राजधानी अगर आपसे पूछ लेता है ऑस्ट्रेलिया की तो आप क्या कहोगे, कैनबरा, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का क्या नाम है, तो आप कहोगे सर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। अब पॉइंट ये उठता है कि पुरुष सिंगल्स में डोमिनिक थीम ने किसको पराजित किया है, ये भी तो पता होना चाहिए ना।
तो ये भी आपका जो आएगा अलेक्जेंडर आएगा। क्या आएगा? वर्सेस जो था ना इसके, वो कौन था? अलेक्जेंडर था। वर्सेस कौन था? अलेक्जेंडर। पूरा नाम अगर आपसे पूछे जेवरेखा, ठीक है। और अलेक्जेंडर कौन से देश का था? अलेक्जेंडर भी बता सकता है बिल्कुल। ये तो ताजा प्रश्न हुआ है, शायद ही कोई करंट अफेयर वाला यहां तक पहुंचा, फर्स्ट टाइम आपके सामने लेकर के आया हूं, ठीक है। तो अलेक्जेंडर जो है वो है जर्मनी का। अलेक्जेंडर कहां का है? जर्मनी का। और जर्मनी की राजधानी अगर आपसे पूछ ले जर्मनी की राजधानी क्या है, तो ये तो आपको पता ही होगा, बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी का क्या नाम है? तो जर्मनी की राजधानी का नाम दोस्तों बर्लिन, ठीक है ना। ये अभी तक पुरुष सिंगल्स वाला किसी ने नहीं कराया होगा, फर्स्ट टाइम आपके सामने कराने लग रहा हूं। और मुद्रा क्या है जर्मनी की? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? इतना डीपली कहां पे आ रही? अगर कोई प्रश्न आपने किया हुआ ना तो आपके लिए लाइटली है। अब यूएस ओपन सिंगल्स का ही तो बता रहा हूं ना भाई, फाइनल किस किस के बीच में और विजयी कौन हुआ, इससे ज्यादा कहां बताया अभी तक, ठीक है ना। लेकिन ये जो नाइट में मुकाबला था और इसका सुबह तक ही परिणाम घोषित किया गया है, तो न तो अखबार में आया है ये अभी तक, ठीक है ना, सिर्फ न्यूज के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। एंजेला मर्केल, हाँ ये आप पहुंच गए ना, तो डीपली तो नहीं है ये भावना। वो काल क्या डाला आपने, एक बार थोड़ा बताओगे ना। तो यहां पर जर्मनी की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है। क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया। अब बताइए डीपली कहां पे था? यूएस ओपन सिंगल्स का खिताब है, मात्र वही तो डाला है इसके अंदर। अगर डीपली लग रहा तो कोई बात नहीं, आगे थोड़ा और कम कर लेंगे, डीपली नहीं चलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना, क्या कहता है? पहली विरासत पर्यटन नीति, विरासत पर्यटन नीति, पहली विरासत पर्यटन नीति। गुड मॉर्निंग विकास, काफी लेट हो गए दोस्त आज तो। पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा किस राज्य ने की है? नीति की घोषणा किस राज्य ने की है? उस राज्य का नाम बताना है कि जिसने अपनी नई पर्यटन नीति है ना वो घोषित की है और उसके अंदर उसने काफी सारे चेंजमेंट किए हैं। तो उस राज्य का नाम दोस्त रहेगा आपका गुजरात। आप कहोगे क्या सर, इससे पहले किसी भी राज्य ने अपनी पर्यटन विरासत पर्यटन नीति जारी नहीं की थी? गुजरात। और इस जांगड़ा आपका सही है। तो याद रखिए इन्होंने क्या कहा कि जो 1950 से पहले के बने हुए भवन है, किले हैं, ठीक है ना, उनको हम विरासत के अंदर शामिल करने जा रहे हैं, पर्यटन विरासत बनाने जा रहे हैं। और पर्यटन विरासत कहने का तात्पर्य क्या है कि हम उसके अंदर लॉज बनवाएंगे, हम उसके अंदर रेस्टोरेंट बनाएंगे, हम उसके अंदर होटल बनाएंगे, यानी कि सेलिब्रिटी के लिए हम उसको ओपन करने जा रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो गुजरात के राज्यपाल का नाम आपको पता ही होगा सभी साथियों को, आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। और सीएम तो आप जानते ही हैं गुजरात का, विजय रूपाणी। ठीक, हाँ बिल्कुल विजय रूपाणी, बिल्कुल बिल्कुल विजय रूपाणी, ठीक है। ये यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। तो समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, क्या कहना चाहता था ये प्रश्न। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, प्रश्न काफी लंबा रहेगा। ये कहता है हाल ही में 2020 के लिए, हाल ही में 2020 के लिए प्रोफेशनल फुटबॉलर्स
एसोसिएशन, प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर्स किसे चुना? उस खिलाड़ी का नाम बताना जी। प्रश्न समझ में आ गया होगा मे बी, यस या नो? फिर रिपीट करता हूं। इसने कहा है हाल ही में 2020 के लिए प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना है? और एक हरिजांगड़ा ने आंसर भी दे दिया है, ठीक है ना। तो आप कहोगे केविन डी ब्रेने, केविन डी ब्रेने, ठीक है। किसे चुना है? केविन डी ब्रेने को चुना है। और केविन डी ब्रेने का जो संबंध है वो कौन से देश से है, ऐसा पूछ ले तो आप कहोगे सर बेल्जियम से है। कौन से देश से दोस्तों? केविन डी ब्रेने का संबंध बेल्जियम से है, ठीक है ना। और इंग्लैंड के मैनचेस्टर जो लगता है ना, वहां से खेलता है, ये बात मायने में रहे। संबंध कौन से देश से है? हरिजांगड़ा, ठीक है ना। संबंध बेल्जियम से है और खेलता है जो इंग्लैंड का मैनचेस्टर है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैनचेस्टर, ठीक है ना। हाँ एक बार क्या नाम है? हरीश, बोलिए दोस्त। हेलो हरीश। जब इसकी मैंने देखा था, जैसे इंग्लैंड दिखाई दे रहा है। हाँ तो बता, हाँ इसका जो जन्म और जो है ना एजुकेशन बेल्जियम की थी और मैनचेस्टर के अंदर रहता है। मैनचेस्टर कहाँ पे है आपका? ब्रिटेन के अंदर है। मैं बताने तो लग रहा हूँ ना वही चीज। अब कहाँ पे रहता है ये? मैनचेस्टर के अंदर रहता है। मैनचेस्टर, लिवरपूल, बर्किंघम, आपने नाम सुने होंगे इन शहरों के। विश्व के प्राथमिक औद्योगिक नगर माने जाते हैं ना, उनमें से एक मैनचेस्टर है जो कि ब्रिटेन के अंदर है। कहाँ पर है ये? ब्रिटेन के अंदर है। लेकिन बेसिकली इसका जन्म और इसकी एजुकेशन थी वो कहाँ की थी? बेल्जियम की थी। क्लियर पॉइंट? हाँ तो ऐसे इसको थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है ना। ओके चलो आगे चलते हैं। अच्छा तो फिर थोड़ा माइंड में और लेकर के चलें कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ठीक है। ये तो इसकी राजधानी। और बेल्जियम की अगर मुद्रा आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना, तो बेल्जियम की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। बेल्जियम की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो है, ठीक है। और ब्रिटेन की थी वो कल की क्लास में मैंने आपको डिटेल से बताई थी, इसकी राजधानी भी और इसकी मुद्रा दोनों ही चीजें। हाँ बिल्कुल मैंने आपको कल बताई थी। एकदम सही है, सीमा का भी और मोहित राठी का भी। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? YSR इतना लिखते ही आप ना आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। YSR लिखते ही आंसर तो आपका मिल ही गया होगा। आसरा योजना, आसरा योजना किस राज्य ने शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है? ठीक है, तो आंसर तो यहां पर दीपक हुड्डा। ये पर्सन है या कार्टून है? निस्वत्री। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। YSR आसरा योजना किस राज्य ने आरंभ की है? तो निस्वत्री ने सबसे पहले आंसर दिया सर आंध्र प्रदेश ने। अब माइंड में ये रखनी है कि योजना है क्या, ठीक है ना। तो इस योजना का संबंध डायरेक्टली महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है और महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, इट मीन्स महिलाएं जो ऋण लेकर के
कार्य करती थी, छोटा छोटा ऋण लेती थी, उनके ऋणों को माफ किया जाएगा। उनको आत्मनिर्भर करने के लिए ये योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा आरंभ की गई है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। तीनों राजधानियों के बारे में कल हमने डिटेल से बात की थी पिछली क्लास के अंदर, शायद बताने की जरूरत नहीं है। तीनों की, एक तो आपकी कुर्नूल थी, एक आपकी विशाखापट्टनम थी और एक आपकी क्या थी, अमरावती थी। मुख्यमंत्री यहाँ का कौन है, जगन मोहन रेड्डी है। और यहाँ के राज्यपाल कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, ठीक है ना। और उनका नाम क्या है आपका, विश्व भूषण हरिचंद्र। क्या नाम है, विश्व भूषण हरिचंद्र। क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया। ये था। अगला पॉइंट देखिए, अभी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सर्वे करने वाली एजेंसी का नाम क्या है, पता होगा ना, उसका नाम है मूडीज। क्या है, मूडीज। विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सर्वे करती है ना, उस संस्था का नाम है मूडीज। मूडीज ने फाइनेंस ईयर 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान कितना दिया है, पूरे वर्ष का अनुमान दिया इसने, ठीक है ना। कि भारत की हरीश जांगड़ा और आशा सीमा तीनों ही साथियों ने एकदम राइट आंसर दिया है कि जो मूडीज ने सर्वे दिया है और सर्वे के अनुसार कहा है, कौन है, हरीश जी। हरीश बोलिए भाई। सर कंपनी है सर, उसने भी इंडिया की जीडीपी दी है सर -9%, वो कैसे है? अब मैं अभी बताता हूं, सभी के बारे में बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। ओके, अभी देखिए मूडीज ने कितना दिया है, -11.5%। ये एक संस्था है मूडीज। इसी प्रकार हरीश ने कहा एक क्रिसेल के द्वारा दिया गया था, CRISIL, क्रिसेल। अब एक क्रिसेल भी संस्था है, जिस प्रकार मूडीज है ना, इसी प्रकार ये भी संस्था है, लेकिन मूडीज है विश्व की सबसे बड़ी संस्था। क्रिसेल ने कितना कहा था कि -9% भारत की जीडीपी रहेगी। कौन से ईयर के लिए, फाइनेंस ईयर 2020-21 के लिए। एक पॉइंट और भी माइंड में रखना है, ठीक है ना। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन NSO ने भी जारी किया था, अपनी तिमाही जारी की थी NSO ने, तो याद होगी कि नहीं होगी सभी साथियों को, ठीक है ना। क्रिसेल ने -9% दिया था। और NSO ने क्या कहा था, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा था कि भारत की जो प्रथम तिमाही की है वो 23.9% जीडीपी बताई है। तो ये सभी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कहा जाता है कि मूडीज का जो सर्वे है वो में भी अधिकांश सर्वे में सबसे स्टिक बैठता है। भारतीय जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, दिल्ली के अंदर है। तो इसने कहा था कि -23.9% अपनी चलने लग रही है। तो ये अलग अलग संस्थाओं के सर्वे है। अगर समझ में आ गया तो एक बार बता दें सर सही है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर और कुछ बताऊं थोड़ा इसके बारे में। ओके डियर, थैंक यू। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या बनता है। ये जैसे ना भाई किसी गांव के अंदर एनजीओ बना लेते हैं, 3-4 एनजीओ बना लेते हैं, वो अलग अलग हिसाब से अपने अपने सर्वे करते हैं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय सत्र पे भी अनेकों संस्थाएं हैं जो अपने अपने सर्वे करके न बताती हैं। ये कहता है एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 एरो इंडिया 21 की मेजबानी किस शहर के द्वारा
और एक साथी ने तो यहाँ पर आंसर भी दे दिया है, 2 ने दे दिया है, 3 ने दे दिया है, सुनील ने दे दिया है, जांगड़ा ने दे दिया है, आशा ने दे दिया है। और आंसर क्या दिया है इन्होंने? आंसर दिया बेंगलोर। क्या दिया है दोस्तों? बेंगलोर राइट आंसर है। और बेंगलोर कौन से राज्य के अंदर है? कर्नाटक के अंदर है। बेंगलोर कौन से राज्य में है? कर्नाटक के अंदर है। याद रहे ये जो एरो शो है ये यात्री विमान का नहीं है, कार्गो विमान का नहीं है, ये लड़ाकू विमानों का एशिया का सबसे बड़ा शो है। और ये 13वां संस्मरण है इसका। कौन सा है? एरो इंडिया का कौन सा संस्मरण है? 13वां। ठीक है ना, यानी कि 13वीं बार ये करने जा रहे हैं। फिर याद रहे कि कब से लेकर के कब तक किया जाएगा बेंगलोर के अंदर, यानी कि इसकी डेट क्या रहेगी, कब से लेकर के कब तक किया जाएगा? तो याद रखना है 3 फरवरी 2021 से लेकर 3 फरवरी 2021 से लेकर, ठीक है ना, 7 फरवरी 2021। बिल्कुल आशा एकदम सही भैया, बिल्कुल 7 फरवरी 2021 के बीच में किया जाएगा ये सर्वे और ना ये शो किया जाएगा। और ये शो करने की घोषणा किसने की है? ठीक है, तो वर्तमान में हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह। कौन है? श्री राजनाथ सिंह। किसके द्वारा? श्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है ये घोषणा। बिल्कुल राजनाथ सिंह जो वर्तमान में हमारे क्या है? डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्हीं ने इसकी करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये तो थी आज की आपकी करंट अफेयर। इसके बाद शायद आपकी नेक्स्ट क्लासेज भी रहेगी। 1 मिनट में सर से बात करता हूँ। सर मैथ की क्लास है क्या आज? ठीक है ना, तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। जब भी आएगी ना उससे आधा घंटा पहले, 1 घंटे पहले आपको नोटिस मिल जाएगा। दोस्तों ये थी आपकी करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको समझ में आ गया हो, साथ में मैं बहुत सारे ट्रेडिशनल के पॉइंट बताता हूँ, समझ में आ गया हो तो एक बार यस बोल दें ताकि हम अपना जो कार्यक्रम है। थैंक्स मंजीत जी। ओके आशा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, बाय दोस्तों।